आगमन होगा और उसके बाद उनका अभिभाषण। 18 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा। ये सत्र 16 फरवरी यानी आज से शुरू होकर आज इस बजट सत्र का शुभारंभ है और 6 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। हमारे साथ शुभम जी हैं, शुभम सहायक निदेशक आकाशवाणी भोपाल से। शुभम, ये बताइए कि पेपरलेस जो बजट यहाँ पेश होगा परसों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? जी, निश्चित तौर पर ये जो बजट पेश हो रहा है, जो पहली बार तो यहाँ पर बजट सेशन की जो है शुरुआत यहाँ पर होगी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यपाल का अभिभाषण कुछ ही देर में शुरू होगा और सभी लोग जो हैं इस वक्त विधानसभा पहुँच रहे हैं, सदन पहुँच रहे हैं और बजट की जो है बजट सेशन की जो शुरुआत होगी। कई चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कशन होगा। 3400 से ज़्यादा सवाल प्राप्त किए गए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ 16 तारीख से यानी कि 16 फरवरी से 6 मार्च तक ये बजट सेशन चलने वाला है। यहाँ पर विधानसभा में बजट सेशन की जो शुरुआत होगी राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। इसमें वो अपने अभिभाषण में बात करते नजर आएंगे। 2023 में जिस तरीके के वादे यहाँ पर सत्ता पक्ष द्वारा किए गए थे उनको किस तरीके से अमल में लाया गया और उसके बाद क्या कुछ बदलाव हुए हैं और आने वाले लक्ष्य क्या हैं और सत्ता पक्ष कैसे काम करेगी, इसको लेकर जो है राज्यपाल अभिभाषण करते हुए नजर आएंगे। 3400 से ज्यादा सवाल यहां पर प्राप्त किए गए हैं। बजट सेशन की शुरुआत आज होगी। हालांकि उम्मीद ऐसी की जा रही है कि एक पॉजिटिव डिस्कशन यहां पर बजट सेशन में होगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। विधानसभा की कार्रवाई के शुरुआत में वंदे मातरम गायन होगा। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा। अपने अभिभाषण में राज्यपाल सरकार की विकास गाथा, जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण आने वाले बदलावों के बारे में बताएंगे। संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर सरकार ने कितना काम किया है उसके बारे में बताएंगे। आने वाले वक्त में क्या कुछ लक्ष्य हैं उसके बारे में बताएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विभिन्न हस्तियां, नेताओं के निधन का उल्लेख करते हुए पक्ष विपक्ष के सदस्य अपने विचार रखेंगे। और आपको बता दें कि ये 16 फरवरी से जो बजट सेशन की आज शुरुआत हो रही है, जो कुछ ही पलों में ये सेशन की शुरुआत होगी, ये 6 मार्च तक चलने वाली है। सत्र जो है 16 फरवरी से 6 मार्च तक जो चलेगा, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण जो कि अभी आपको सुनवाएंगे, उसके बाद कृतज्ञता प्रस्ताव होगा। सत्र के लिए कुल 3478 प्रश्नों की विधानसभाओं को सूचनाएं दी गई। 236 ध्यान आकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प यहां पर पेश होंगे। इसके अलावा शून्यकाल में यानी कि 0 आवर में विधानसभा में 83 सवाल होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सत्ता पक्ष तथ्यों के साथ और फैक्ट्स के साथ जवाब देगा और अपनी फैक्ट्स जो है विकास को लेकर पेश किया जाएगा। इसी के साथ क्योंकि विपक्ष जो है जनता की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, तो ऐसे में जनता की आवाज उठाने के दौरान जो है विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। विपक्ष यहाँ पर कई मुद्दों पर सरकार को घेरती नजर आएगी। कई सारे सवाल यहाँ पर उठाए जाएंगे और सरकार उसका किस तरीके से जवाब देती है, सरकार किस तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट करती है, तथ्यों को प्रस्तुत करती है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक पॉजिटिव डिस्कशन बजट सेशन में होगा, बजट पारित किया जाएगा। सबसे अहम तारीख होगी 18 फरवरी। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए बजट जो आने वाला है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में जो ये बजट पेश किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी कि किन किन सेक्टर्स को लाभ मिलता है, आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ता है और किस तरीके से आम नागरिकों को राहत मिलती है।
तो वंदे मातरम का गायन यहाँ पर हुआ। माननीय अब राज्यपाल के अभिभाषण का जो है वक्त, अब आपको बता दें कार्यवाही की शुरुआत हो रही है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नवम सत्र में उपस्थित होकर इस गरिमामय सदन को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने उत्कृष्ट संसदीय परंपरा का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने पर विचार के लिए आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में लगभग 12 घंटे तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश हित में महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। सदन के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदार और आदर्श भूमिका और गहरी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र को निरंतर मजबूत और जीवंत बनाती है। आज हम इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण दौर में खड़े हैं जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। इसी अमृत काल में मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश के दीर्घकालिक और समग्र विकास की ठोस नींव रखते हुए समृद्ध भारत, समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 दृष्टिपत्र तैयार किया है। मेरी सरकार ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। इस वर्ष के प्रदेश ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। प्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए, जिनमें 11.09 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे प्रदेश में नए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025 और निर्यात संवर्धन नीति 2025 लागू की गई। इन नीतियों के माध्यम से विशेष रूप से भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी 2025 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया। साथ ही वर्ष भर कुल 44 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदेश ने आयोजन एवं भागीदारी कर निवेशों को जोड़कर निवेश आकर्षित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश हमेशा ही प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल रहा है। मेरी सरकार मध्य प्रदेश के 2 वर्ष 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सुधार कर रही है। निवेशक अनुकूल नीतियां और मजबूत औद्योगिक अधोसंरचना के माध्यम से प्रदेश में एमएसएमई इकोसिस्टम का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से वामपंथी उग्रवाद एक दीर्घकालीन चुनौती रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले में भी विगत 35 वर्षों में इस समस्या से प्रभावित थे। सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सशक्त रणनीति तथा मध्य प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से दिसंबर 2025 तक प्रदेश को पूर्णतः नक्सल मुक्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। मेरी सरकार ने
वर्ष 2026 को समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की समावेशी थीम पर किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में मौजूद हैं। राज्यपाल का अभिभाषण यहां पर हुआ। आप ये तस्वीरें उस दौरान की देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर जो है राज्यपाल की अगुवाई की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ जो है बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। शून्यकाल में विधानसभा में 83 सवाल होंगे। अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्यगर्भ अभियान, क्षीरधारा ग्राम योजना एवं स्वावलंबी गौशालाएं, कामधेनु निवास जैसी योजना से प्रदेश में उन्नत नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन वृद्धि और पशुओं की आय में वृद्धि निश्चित की जा रही है। इस योजना में अब तक हितग्राही द्वारा 25 से 200 दुधारू पशु तक की डेयरी इकाई स्थापित की जा सकती है। सरकार की दूरदर्शिता से अब मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है और पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं बल्कि रोजगार, आय और पोषण का एक मजबूत आधार बन रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को 5,16,000 मानस दिवस का रोजगार प्रदान कर मेरी सरकार ने पूरे देश में अग्रणी बनी है। पीएम जन अभियान के तरह अब तक 1,85,000 आवास स्वीकृत कर 1,35,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। आवास पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से देश की प्रथम अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना कैन बितवा लीग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण अंतर्गत लौधन बांध का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को किया गया। सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन एवं निर्मल अविरत शिप्रा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा को कान्हा नदी से दूषित जल से बचाने के 919 करोड़ रुपए के अधिक कान्हा डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य 52% पूर्ण हो चुका है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार जनजाति परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज की नई पीढ़ी के शैक्षणिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहा है। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 94 सांदीपनी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण किया जा रहा है। नल जल वाली तो मेरी सरकार आपने बोला ही जनजाति त्रिपुरा तक ही पहुंचे, इंदौर तक पहुंचे नहीं। भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी भूल गए कुपोषण, स्वच्छ पानी की बात ही भूल गए। स्वच्छ पानी कहाँ मिल रहा है प्रदेश के अंदर? माननीय मुखिया महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। राज्यपाल जी भूल गए। प्रति आबा जनजातीय ग्राम अंतर्गत 18,58,000 जनजातीय परिवारों को लाभ दिया जाएगा। पीएम जनमन योजना से 24 जिलों के अत्यंत पिछड़े जनजाति परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अनुजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा निरंतर बनाए रखने के 1,913 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 95,000 से अधिक सीटें उपलब्ध है।
महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कारणों अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। कक्षा 1 महाविद्यालय अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रदान के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक किया जाए। शासकीय शिक्षण अध्यतम विद्यार्थियों के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के आवास सहायता योजना से प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। मेरी सरकार ने सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं समाज विकास के क्षेत्र में सशक्त करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की है। अन्य पिछड़ा वर्ग युवा को प्रतियोगिता परीक्षा में अवसर उपलब्ध कराने, अन्य पिछड़ा वर्ग युवा प्रशिक्षण स्थापना का संरक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएंगी। मेरी सरकार ने राज्य में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण को समन्वित दृष्टिकोण से प्राथमिकता दिया है। वर्तमान प्रदेश में 19 शासकीय एवं 14 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए 2025-26 में MBBS की 5,530 सीटें, PG, MD, MS की 2,862 सीटें, सुपर स्पेशलिस्ट 98 सीटें उपलब्ध है। साथ ही इंदौर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज का